इस मूवी का स्टार्ट 9 ड्रैगन्स को दिखाते हुए होता है जिन्होंने एक फैंसी ब्रॉन्ज कॉफिन उठाया हुआ था और उसे वो स्टार्स क्लस्टर में मौजूद एक हिडन आइलैंड जिसका नाम जेंशिन आइलैंड था वहाँ ले जा रहे थे, जो कि आसमान में क्लाउड्स के ऊपर तैरता रहता था। लोगों का मानना था कि वहाँ एक पावरफुल हेयरलूम मौजूद है और जो कोई भी उसे हासिल कर लेगा वो देवता बन जाएगा। इस स्टोरी में हमें ये भी बताया जाता है कि वो देवता हर 10 लाख साल के बाद सामने आता है, जिसके बाद हम एक स्वॉर्ड्समैन लू शेन को देखते हैं जिसे एम्परर की तरफ से सबसे पावरफुल वॉरियर्स को ढूंढने का टास्क मिलता है और उन्हें लेकर वो जेंशिन आइलैंड की तरफ जाना चाहता था। ऐसे वॉरियर्स को सेलेक्ट करने के लिए लू शेन एक इंटरेस्टिंग टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके लिए वो अपनी पॉकेट से एक छोटी सी जेड बॉल बाहर निकालता है और ये अनाउंस करता है कि जो कोई भी इस जेड बॉल को उसके हाथों से लेने में सफल हो गया उसे उस इम्पोर्टेंट जर्नी के लिए चूज किया जाएगा। कुछ ही देर में बहुत से वॉरियर्स अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन लू शेन की फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अमेजिंग थी और वो एक ही टाइम पे कई वॉरियर्स को एक साथ हैंडल कर सकता था। तभी हम सुकोंग नाम के एक वॉरियर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तेज और फुर्तीला था और उसने जेड बॉल को हासिल करने का पक्का इरादा कर लिया था। लेकिन जैसे ही वो उस बॉल को पकड़ने लगता है तो तभी वो पास के ही एक गाँव की ओर उड़ जाती है और बगैर कुछ सोचे समझे सभी वॉरियर्स उसका पीछा करने लगते हैं। सुकोंग भी उस जेड बॉल पे झपटता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने लगता है तो एक और वॉरियर अटैक कर देता है, जिसके कारण एक कार्ट एक बच्चे को हिट करने ही वाली थी कि तभी सुकोंग वहां पहुंच के उसे बचा लेता है। यानी कि उसके लिए बच्चे की लाइफ जेड बॉल से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिसके कारण कुछ वॉरियर्स को लगता है कि सुकोंग इस लायक नहीं है कि उसे इतने इम्पोर्टेंट जर्नी के लिए चूज किया जाए। लेकिन सुकोंग उसे बताता है कि उसने इस हलचल के दौरान जेड बॉल को भी हासिल कर लिया था। तभी वहाँ पे एक और वॉरियर यूशिंग आ जाता है। यूशिंग के पास मैजिकल रिंग और ब्रेसलेट थे जिनसे वो अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल कर सकता था। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए सुकोंग को पीछे से हिट करता है और उससे जेड बॉल छीन लेता है। नेक्स्ट सीन में हम लू शेन को देखते हैं जो कि असल में एम्परर का दूसरा बेटा था। वो होली किंगडम वापस आता है। वहीं हम लू शेन के बड़े भाई लू शा को भी देखते हैं और वो दोनों ज्यादा मजबूत बनने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करते रहते थे, इसलिए वो दोनों ही जेंशिन आइलैंड के मिशन के लिए प्रिपेयर हो रहे थे ताकि वो उस इम्पोर्टेंट हेयरलूम को ढूंढ सके। लेकिन उसके डैड लू अपनी ड्रैगन सॉर्ड लू शा को दे देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इसके ज्यादा लायक है। दूसरी तरफ सुकोंग जो कि अभी बेहोश था, उसे इस दौरान अपना पास्ट याद आता है। सुकोंग असल में एक ऑर्फन के रूप में बड़ा हुआ था और एक स्किलफुल ब्लैकस्मिथ मास्टर ने उसे बाकी ऑर्फन बच्चों के साथ पाला पोसा था। उस मास्टर ने सुकोंग में मौजूद एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज देख ली थी, इसलिए उसने मार्शल आर्ट सीखने के लिए उसे होली किंगडम भेज दिया था। लेकिन ये इतना इजी नहीं था क्योंकि सुकोंग के एजुकेशन के बदले मास्टर और बाकी ऑर्फन बच्चों को होली किंगडम के लिए 1 मिलियन स्वॉर्ड्स बनानी थी। और अब क्योंकि सुकोंग इंजर्ड था इसलिए उसके ऑर्फन सिबलिंग्स उसकी हेल्प के लिए वहाँ आ जाते हैं, जिनमें सियाओ, सीकोंग, फैंग, निंगजी और लूसिन शामिल थे और वो किसी भी कीमत पर सुकोंग को उस हेयरलूम को हासिल करने में उसकी हेल्प करने वहाँ आए थे। किसी और जगह हम अलग अलग सेक्ट के कुछ वॉरियर्स को एक पोर्टल के पास जमा होते हुए देखते हैं जो कि उन्हें जेंशिन आइलैंड ले जाने वाला था और उन्हीं में हम यूशिन को भी देखते हैं। वहाँ एक और सेक्ट भी था जिसका नाम यूशी सेक्ट था और उन्होंने एक फीमेल वॉरियर काइशिंग को भेजा था जिसके साथ उसके 4 गार्ड्स भी थे। वो लोग पोर्टल को स्टार्ट करते हैं जो कि सभी वॉरियर्स को जेंशिन आइलैंड पे ले जाता है। सुकोंग के सिबलिंग भी ये सब कुछ दूर से देख रहे थे। वो सुकोंग को होश में लाते हैं और उसे अपने वहाँ होने का सरप्राइज देते हैं, जिसके बाद वो होली किंगडम में जाने के लिए उसे इनकरेज करते हैं ताकि वो उस पोर्टल का रास्ता ढूंढ सके जिससे वो सभी उन लोगों को जेंशिन आइलैंड पे ज्वाइन कर सकते थे। सुकोंग अपने सिबलिंग्स को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उन्हें जेंशिन आइलैंड नहीं जाना था और सिर्फ चुने गए वॉरियर्स ही वहाँ जा सकते थे, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन सुकोंग उसे एक्सप्लेन करता है कि उनके मास्टर और बाकी सिबलिंग्स ने सिर्फ इस वजह से 1 मिलियन स्वॉर्ड्स बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी कि वो किसी तरह हेयरलूम को हासिल कर सके और अगर सुकोंग फेल हो गया तो उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसलिए वो छुप के होली किंगडम में घुस जाते हैं, जबकि सुकोंग किसी तरह पोर्टल तक पहुंचने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन वहाँ मौजूद 2 गार्ड्स उसे वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन तभी सियाओ और उसके बाकी सिबलिंग्स वहाँ आके उन गार्ड्स को हैंडल करते हैं, जिसके बाद वो उस पोर्टल को एक्टिवेट कर देते हैं और उसकी हेल्प से वो आखिरकार जेंशिन आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुंच के उन्हें हर तरफ बहुत सी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिसके कारण वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो वॉरियर्स जो कि उनसे पहले वहाँ आए थे वो उस हेयरलूम को हासिल करने के लिए एक दूसरे से ही फाइट करते हुए मारे गए थे और ये काम असल में लू शा का था, जिसने खुद हेयरलूम हासिल करने के लिए उन वॉरियर्स को मार दिया था। वो जब लू शा तक पहुँचते हैं तो वो सुकोंग और उसके सिबलिंग्स को वहाँ से भागने का कहता है
और इसी के साथ ही वो अपनी ड्रैगन सॉर्ड बाहर निकालता है और सुकोंग को इंजर कर देता है। उसके दूसरे वार से लूसिन हिट होता है और मारा जाता है, जो कि बाकी सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसी हलचल में सियाओ सुकोंग को वहाँ से जाने का कहती है और साथ ही वो उसे अपने मास्टर का ग्रीन नाइफ भी दे देती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, लूशा फिर से अपनी सॉर्ड से उन पे वार करता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पे लूशेन भी पहुँच गया था, जो कि उनकी हेल्प करता है और उन्हें लूशा के अटैक से बचा लेता है। जिसके बाद वो सुकोंग और उसके सिबलिंग्स को वहाँ से जाने का कहता है और कहता है कि वो अपने भाई को संभाल लेगा, क्योंकि वो खुद भी उस ग्रेट हेirloom को हासिल करना चाहता था। लूशा इस वजह से हैरान था कि उसके भाई की मार्शल आर्ट स्किल काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई थी, जो कि उससे फाइट करने के लिए एक मॉन्स्टर को भी समन कर सकता था। और एक जबरदस्त फाइट के बाद आखिरकार लूशेन ये फाइट जीत जाता है और लूशा को मार डालता है और उससे ड्रैगन सॉर्ड भी ले लेता है। दूसरी तरफ हम एक केव में सुकोंग को देखते हैं, जो कि लूसिन की डेथ के कारण अभी भी दुखी था और उसे लगने लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें वो ग्रेट हेirloom नहीं मिलेगा। लेकिन उस ग्रीन नाइफ को पकड़े हुए उसे फ्यूचर का एक विजन आता है, जहाँ वो अर्थ को डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है। सियाओ यहाँ एक्सप्लेन करती है कि उनके मास्टर का ये नाइफ काफी ज्यादा स्पेशल है, जो कि एक मिटियोर से बना था, जिसकी हेल्प से सुकोंग फ्यूचर देख सकता था। इसलिए वो सुकोंग को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन्हें हर हाल में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ग्रेट हेirloom गलत हाथों में चला गया और कोई और देवता बन गया तो ये अर्थ मुश्किल में होगी। उनके मास्टर को सुकोंग हमेशा से कुछ अलग लगता था, इसलिए सियाओ को भी उस पे पूरा भरोसा था और उसे यकीन था कि वो इस दुनिया को बचा सकते हैं। लेकिन फैंग इस सब की वजह से काफी ज्यादा डर गया था और वो उन्हें केव को चेक करने का कहता है, जहाँ वो देखते हैं कि इंसान स्टोन स्टेचूज में बदल गए थे। निंगजी जब उनके एक हाथ को टच करता है तो वो खुद से ही मूव करने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि वो असल में यूशी सेक्ट की वॉरियर काय शिंग थी, जो कि किसी वजह से स्टेचू में बदल गई थी। लेकिन वो लोग उसका हाथ वापस लगाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे वो फिर से नॉर्मल हो गई थी। और ये सब कुछ देख के सुकोंग और उसके सिबलिंग्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और केव से भाग जाते हैं। बाहर पहुंचने पर सब कुछ फोग से कवर हो चुका था। तभी हम वहाँ यूशिंग को भी देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो सुकोंग के पास आके उन्हें वहाँ से निकलने का कहता है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज्यादा डरावना था। लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत ही खौफनाक क्रिएचर आ जाती है और उन लोगों पे अटैक कर देती है। इसलिए सुकोंग और उसके सिबलिंग्स मिलकर उसका मुकाबला करने लगते हैं। इसी दौरान सुकोंग उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी वो अपने सिबलिंग्स को वहाँ से हटने का कहता है। पर तभी वो मॉन्स्टर एक बीम एनर्जी बाहर निकालता है, जो कि फैंग को हिट करती है, जिससे वो फौरन से एक स्टैचू में बदल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि इन्होंने केव में देखा था। और उस मॉन्स्टर ने फैंग की सारी एनर्जीज अपने अंदर खींच ली थी। तभी सियाओ अपना ग्रीन नाइफ बाहर निकालती है, जिससे उन्हें रियलाइज होता है कि वो मॉन्स्टर उस ग्रीन नाइफ से डर रहा था। लेकिन फिर वो मॉन्स्टर सियाओ को उठा के दूर फेंकता है, जिससे उसका नाइफ एक तरफ गिर जाता है। ये देखकर सुकोंग फौरन से उस नाइफ को उठा लेता है और मॉन्स्टर पे अटैक के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी उठा के दूर फेंकता है। ये देखकर सुकोंग उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और अपने स्पीयर से उसके सर में स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी उठा के पत्थरों के ऊपर दे मारता है। सुकोंग जब अपने सिबलिंग को मरते हुए देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सारी एनर्जीज को जमा करने लगता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और इस तरह वो आखिरकार उस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद उस मॉन्स्टर की सारी एनर्जी सुकोंग की बॉडी में चली जाती है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ काफी ज्यादा सैड था, क्योंकि अब सिर्फ सुकोंग, सियाओ और निंगजी ही बाकी बचे थे। वो लोग अब यूशिंग को फॉलो करते हुए केव में वापस आ जाते हैं और पोर्टल तक पहुंच जाते हैं, जबकि यूशिंग काफी ज्यादा डरा हुआ था और अर्थ पे वापस जाना चाहता था। लेकिन वो पोर्टल ठीक तरह से काम नहीं करता और उन्हें वापस जाने से रोक देता है। ये देखकर सियाओ कहती है कि अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें वो ग्रेट हेirloom हासिल करना होगा, जिसके कारण सुकोंग यूशिंग को कन्विंस करता है कि उन्हें उस हेirloom की खोज के लिए मिलकर काम करना होगा। लेकिन यूशिंग को नहीं लगता था कि वो उनकी कोई हेल्प कर पाएगा, क्योंकि उसका मैजिकल रिंग और ब्रेसलेट डैमेज हो चुके थे और उनके बिना वो खुद को यूजलेस फील कर रहा था। लेकिन सुकोंग उसे याद दिलाता है कि वो एक महान वॉरियर भी है, इसलिए उसे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज उनकी तरफ बढ़ती हुई सुनाई देती है, जो कि असल में यूशी सेक्ट के 4 वॉरियर्स थे और उनके पास छुपे रहने की शक्ति थी। वो वॉरियर सुकोंग और उसके साथियों को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वहाँ पे काय शिंग भी आ जाती है। सुकोंग उससे कहता है कि वो उस हेirloom को कभी भी अकेले हासिल नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्हें उस हेirloom को ढूंढने के लिए मिलकर काम करना होगा। ये सुनकर काय शिंग अपने गार्ड्स को उन्हें ना मारने का ऑर्डर देती है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वो मॉन्स्टर्स वापस आ जाते हैं, जिसके कारण वो सब लोग अपनी अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। हालांकि वो वॉरियर्स इनविजिबल थे, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर्स उनमें
उनमें से 2 वॉरियर्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि बाकी सब एक डोर को खोल के बाहर आ जाते हैं, लेकिन आगे जाने का रास्ता नहीं था और वहाँ एक राउंड स्टोन प्लेटफॉर्म लटका हुआ था। इसी दौरान एक मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है, लेकिन काई शिंग का एक गार्ड उन सबको बचाने के लिए एक शील्ड बना लेता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और वो सब उड़ते हुए उस राउंड स्टोन पे आ गिरते हैं। लेकिन तभी वो स्टोन डिस्ट्रॉय होने लगता है, इसलिए यू शिंग अपनी पावर को यूज करके स्टोन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हालांकि उसके पास अपना मैजिकल ब्रेसलेट नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी एबिलिटीज को यूज कर पा रहा था, पर उसकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसलिए वो स्टोन एक तरफ झुकना शुरू हो जाता है और टूटने लगता है। सुकोंग जब सबको खतरे में देखता है तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपने बाकी सिबलिंग्स को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो सबसे पहले सियाओ का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद उसकी एनर्जी बाकी सबके गिर्द भी लिपटने लगती है और अपनी पावर को यूज करके वो उन्हें एक सेफ जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिससे उन सबकी जान बच जाती है। और अब आखिरकार काई शिंग भी उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार थी, लेकिन वो उन्हें साफ साफ बता देती है कि अगर वो उस हेयरलूम तक पहुंचने में कामयाब हो गई तो वो उसे खुद ही रख लेगी। जिसके बाद वो एक रूम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें बहुत सी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं और उन्होंने मास्क भी पहन रखे थे, इसलिए काई शिंग आगे बढ़ती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उन मास्क में से ही कोई ग्रेट वेपन हो। लेकिन तभी सियाओ उसे ऐसा करने से रोक लेती है, जिससे वहाँ का माहौल टेंस हो जाता है। तभी सुकोंग काई शिंग को वार्न करता है कि उसे इन मास्क को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता था, लेकिन काई शिंग उसकी बात नहीं मानती और तभी उसका एक गार्ड सुकोंग पे अटैक कर देता है, लेकिन एक गार्ड काई शिंग को स्टैप कर देता है ताकि वो खुद उस ग्रेट हेयरलूम को ले सके। वो जैसे ही मास्क को उठाता है तो तभी वहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो मास्क उस गार्ड को जलाने लगता है, यहाँ तक कि वो उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। तभी उस रूम की सीलिंग्स भी नीचे आने लगती हैं, जिससे हर कोई पैनिक हो जाता है। इसी दौरान सुकोंग को वहाँ 5 सर्कल्स दिखाई देते हैं, अगर वो उन सर्कल्स पे कदम रखते तो वो डोर ओपन हो जाता, लेकिन जैसे ही वो उनसे हटते तो वो डोर फिर से बंद हो जाता था। इसलिए यू शिंग अपनी पावर को यूज करते हुए कुछ स्टेचूज को उठा के उन सर्कल्स पे रख देता है, लेकिन उस रूम में सिर्फ 4 स्टेचूज ही थे और उन्हें दरवाजा खोलने के लिए 5 की जरूरत थी। इसलिए यू शिंग खुद को सेक्रीफाइस करते हुए 5वें सर्कल पे खुद खड़ा होता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन सुकोंग उसे इस तरह मरने नहीं दे सकता था, इसलिए वो अपनी पावर को यूज करके उसे भी वहाँ से बाहर निकाल लेता है। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो सियाओ अपना ग्रीन नाइफ सुकोंग को दे देती है, क्योंकि उसे लगता था कि वो ये डिजर्व करता है। इसी दौरान यू शिंग अपनी पावर को यूज करते हुए काई शिंग के जख्मों को ठीक कर देता है, जिसके बाद वो एक बहुत बड़े दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जो कि बंद था और उस पे 3 सिंबल्स ग्लो कर रहे थे। तभी काई शिंग ये एक्सप्लेन करती है कि एक डीमन किंग और उसका ग्रेट हेयरलूम इसके अंदर है और सबका मानना था कि जो कोई भी उसे हासिल कर लेगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। वो लोग उस डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और तभी वहाँ पे लू शेन भी आ जाता है, जो कि काई शिंग के चौथे गार्ड को भी मार डालता है और इसी के साथ उस डोर पे मौजूद एक सिंबल ग्लो करना बंद कर देता है। तभी लू शेन उन्हें बताता है कि उस डोर को ओपन करने के लिए 3 लोगों को सेक्रीफाइस करना होगा और इसी वजह से उसने पहले उन्हें छोड़ दिया था, ताकि वो उन्हें डोर को ओपन करने के लिए सेक्रीफाइस कर सके और बलिदान देने के लिए उसे अभी भी 2 और लोगों की जरूरत थी, इसलिए वो उन लोगों पे अटैक कर देता है। लेकिन सुकोंग, सियाओ, काई शिंग और यू शिंग को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन निंगजी उसके अटैक से नहीं बच पाता और सुकोंग की हेल्प के बावजूद मारा जाता है, लेकिन अभी भी उन्हें एक और लाइफ की जरूरत थी। सुकोंग अब ग्रीन नाइफ की हेल्प से लू शेन से फाइट करने लगता है, लेकिन लू शेन अपना वेपन बाहर निकाल के सुकोंग को बार बार हिट करता है, जिसके कारण सुकोंग आखिरकार हार जाता है। तभी अचानक से वो डोर ओपन हो जाता है और सियाओ, जिसके पास ग्रीन नाइफ भी था, वो फौरन से अंदर चली जाती है, जबकि इस दौरान यू शिंग लू शेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ी आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और सियाओ के पीछे पीछे अंदर चला जाता है। सियाओ उस ग्रेट हेयरलूम को डिस्ट्रॉय करने ही वाली थी कि तभी लू शेन वहाँ पहुँच के अपनी ड्रैगन सॉर्ड जमीन में घुसा देता है, जिसके कारण सियाओ बाहर आके गिरती है और वो डोर फिर से बंद हो जाता है, जबकि अंदर लू शेन उस ग्रेट हेयरलूम को उठा लेता है, जो कि असल में एक मास्क था। वो जैसे ही उसे पहनता है तो तभी अचानक से वो मास्क उसके फेस को पूरी तरह से कवर कर लेता है और कोई अजीब सी चीज उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेती है, जबकि इस दौरान बाहर वो मॉन्स्टर्स पहुंच चुके थे। इसी दौरान वो डोर भी धमाके से टूट जाता है और कोई उस रूम से बाहर आता है, जिसे देख के काई शिंग डरने लगती है, क्योंकि वो लू शेन नहीं बल्कि डीमन किंग था। और तभी ये बात रिवील होती है कि डीमन किंग ने हेयरलूम वाली फेक स्टोरी के कारण सभी वॉरियर्स को ज़ेंशिन आइलैंड पे आने के लिए ट्रिक किया था, ताकि वो फिर से जिंदा हो सके और दोबारा जिंदा होने के बाद उसका प्लान इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का था। तभी वहाँ पे अर्थक्वेक आने लगता है, क्योंकि डीमन किंग ज़ेंशिन आइलैंड को होली किंगडम पे गिरा के उसे क्रश करना चाहता था। लेकिन इस दौरान काई शिंग को रियलाइज होता है कि डीमन किंग
किंग की सारी पावर्स अभी उसे वापस नहीं मिली थी, इसलिए वो क्याओ और यूशिंग को उसे प्रोटेक्ट करने का कहती है, जबकि वो खुद अपने पास बच जाने वाली पावर को यूज करके सुकोंग को वापस लाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ अर्थ पे एम्परर लू और होली किंगडम के सभी वॉरियर्स अपनी स्वॉर्ड्स हवा में उछाल देते हैं, जो कि मिलकर एक तरह की शील्ड बना लेती हैं, ताकि वो ज़ेंशिन आइलैंड को नीचे गिरने से रोक सके। जबकि ऊपर यूशिंग स्टोन्स की एक शील्ड बनाता है ताकि वो उन मॉन्स्टर्स को वहाँ से दूर रख सके। वो इस दौरान काफी ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहा था, क्योंकि उसके पास अब बहुत कम पावर बाकी बची थी, इसलिए आखिर में खुद को सेक्रीफाइस करते हुए उन मॉन्स्टर्स के सामने मौजूद ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उन मॉन्स्टर्स के साथ साथ वो भी मारा जाता है। जबकि काइशिंग अपनी सोल सुकिंग को दे देती है, इस उम्मीद के साथ कि वो डीमन किंग से इस दुनिया को बचा लेगा। सुकोंग का हार्ट फिर से काम करना शुरू कर देता है और वो एक स्ट्रेंज जगह पे जाग जाता है, जहाँ एक अजीब सा इंसान सुकोंग से कहता है कि उसे इस धरती को बचाना होगा, क्योंकि अभी उसके मरने का टाइम नहीं आया था। सुकोंग उससे पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, जिस पर वो कहता है कि सिर्फ देवता ही डीमन किंग को हरा सकते हैं। ये सुनकर सुकोंग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि 10 लाख साल होने में अभी 1000 साल बाकी थे, जिस पर वो कहता है कि सुकोंग की सुपर स्पीड स्पेस और टाइम में ट्रेवल करने की थी और उसे खुद पे भरोसा करना चाहिए। और तभी वो इंसान खुद को रिवील करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर का सुकोंग था। वो उसे कहता है कि 1000 साल के बाद वो देवता बन जाएगा और जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है ये बस उस पावर को हासिल करने की तरफ पहला कदम है। जिसके बाद सुकोंग प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है और वो सियाओ को लेकर अर्थ पे अपने घर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो वापस ज़ेंशिन आइलैंड पे आता है और उस ग्रीन नाइफ को उठा लेता है, जिससे वो वहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगता है और फिर वो उन मॉन्स्टर्स की एनर्जी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। ये देखकर डीमन किंग उसे अपने साथ ज्वाइन करने की ऑफर करता है, लेकिन सुकोंग उसकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उनमें एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस दौरान सुकोंग का ग्रीन नाइफ टूट जाता है, पर फिर भी वो डीमन किंग पे एक जोरदार अटैक करता है। लेकिन डीमन किंग को भी लगता था कि सुकोंग एक आम सा इंसान है जो कि उसे नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो अपने खतरनाक वेपन को अनलीश करता है, जो कि सुकोंग पे एक पावरफुल अटैक करके उसे स्पेस में भेज देता है। लेकिन स्पेस में जाके सुकोंग की पावर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो अपनी स्पेशल एबिलिटी को यूज करते हुए स्पेस और टाइम से ट्रेवल करता हुआ डीमन किंग को 1000 साल बाद के फ्यूचर टाइम में भेज देता है। फ्यूचर में भी डीमन किंग अर्थ पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन सुकोंग जो कि अब एक देवता था वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और एक पावरफुल मूव से वो डीमन किंग को राख में बदल देता है। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।